क्या महाराष्ट्र एटीएस ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जानबूझकर 12 मुसलमानों को 2006 के ट्रेन ब्लास्ट केस में फंसाया है? ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। जो जो फैसला आया है हाई कोर्ट का इस मामले में, उसमें 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने 12 मुस्लिम मर्दों को तमाम तरह के आरोप से जो उन पर लगाए गए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सबसे बरी कर दिया और वो रिहा भी हो गए हैं। 2006 में एक सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट हुआ था लोकल मुंबई ट्रेन में, जिसमें 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस मामले की सुनवाई पिछले 19 साल हुई है। 19 साल में ये 12 मुस्लिम मर्द जो जिनको गिरफ्तार किया गया था फौरन ब्लास्ट के बाद, जेल में रहे और 19 साल बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये लोग दोषी नहीं हैं। हालांकि 2015 में लोकल स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने इन 12 को दोषी करार दिया था और इनमें 5 को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अब जो जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसमें जस्टिस अनिल कलोर और जस्टिस श्याम चंदक ने 12 मुस्लिम मर्दों को रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि प्रोसिक्यूशन जो है वो बुरी तरीके से फेल हो गया केस साबित करने में इन 12 लोगों के खिलाफ। अपने इस जजमेंट में कोर्ट ने ये भी पाया कि प्रोसिक्यूशन जो है महाराष्ट्र आईटीएस कोई भी एविडेंस इन 12 लोगों के खिलाफ नहीं ला सकी जिससे इनको कन्विक्ट किया जा सके। एंटी टेरर स्क्वाड महाराष्ट्र एटीएस ने बेसिकली इन 12 लोगों के खिलाफ 3 तरह के एविडेंस कोर्ट में पेश किए थे। उसमें पहला एविडेंस था आई विटनेसेस और दूसरा एविडेंस था रिकवरीज, जो चीजें इन मुल्जिम से, इन अक्यूज से एटीएस ने बरामद की थी, और तीसरा कन्फेशनल स्टेटमेंट, इकबालनामा, जो इन्होंने अपने मुंह से कबूल किया है। ये तीनों एविडेंस कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया कि ये क्रेडिबल नहीं है और न ट्रस्टवर्दी है, काबिल एतमाद है। कोर्ट ने इन तीनों एविडेंस को बहुत ही डिटेल से बताया है कि कैसे इस सारे एविडेंस में झोल है, इसमें इश्यूज हैं, जिसकी वजह से इन बुनियादों पे कन्विक्ट करना मुनासिब नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। और ने बताया कि जो लोअर हाई कोर्ट ने इन विटनेसेस पर रिलाई किया, भरोसा किया है, तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है ऐसे एविडेंस पे रिलाई करना, भरोसा करना। सबसे पहले आई विटनेसेस के बारे में कोर्ट ने बताया है कि इनमें से ज्यादातर जो भी आई विटनेसेस पेश किए गए हैं कोर्ट में, वो सब घटना के 3 महीने बाद, करीब 3 महीने बाद या 100 दिनों बाद इन्होंने अपना स्टेटमेंट दर्ज किया कोर्ट में। इतने दिन तक ये सब खामोश रहे, इसके बारे में किसी को नहीं बताया, और फिर अचानक एक दिन ये 3 महीने बाद ये पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने सब कुछ देखा है। इस वजह से कोर्ट ने कहा कि ये किसी तरह रिलायबल नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने 2 टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताया है कि 2 टैक्सी ड्राइवर ने ये गवाह दिया कि हाँ, इन्होंने 2 अक्यूज्ड को उनमें से
उनको चर्च गेट स्टेशन पे उन्होंने छोड़ा है। लेकिन कोर्ट ने ये बहुत ही डिटेल्स के साथ ये बताया है कि कैसे ये टैक्सी ड्राइवर 3 महीने बाद इन्हें ये इन अक्यूज के फेस को रिकॉग्नाइज किया है, इस पे डाउट है। क्योंकि जिस तरह से टैक्सी क्योंकि अक्यूज और टैक्सी ड्राइवर विटनेसेस के दरमियान ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इसके बाद ये अचानक इन्होंने कैसे पहचान लिया। फिर उसके बाद इन्होंने 2 और विटनेसेस के बारे में कहा। एक विटनेस वो है जो पहले भी पुलिस ने इनको अपनी तरफ से कई 2-3 केसेस में विटनेस पेश कर चुका है। तो उस ऐसे विटनेस पे कैसे बहुत सारे क्या आ सकता है जो पहले से पुलिस ने कई और केसेस में पेश कर चुके हैं। इसको स्टॉक विटनेस कहा जाता है, जिसमें पुलिस के करीबी ताल्लुक होने की वजह से इन्हें पुलिस अक्सर कुछ केसों में पेश करती रहती है। एक विटनेस के बारे में बताया गया कि ये खुद एक केस में इनको सस्पेक्ट के तौर पे समन किया गया था पुलिस स्टेशन जैसे ही ब्लास्ट हुआ था उनके बाद। उस वक्त इस विटनेस ने पुलिस को अक्यूज के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ये 3 महीने बाद इन लोगों ने बताया, इसने बताया कि इसके खिलाफ अक्यूज के खिलाफ गवाही दी थी। तो इस बीच उन्होंने पहले पुलिस स्टेशन में जब गए थे उस वक्त क्यों नहीं बताया था, 3 महीने बाद क्यों बताया? ये इस वजह से कोर्ट ने इस पे रिलाई नहीं किया, भरोसा नहीं किया। इस तरह से इस सारे विटनेसेस जो की विटनेसेस थे, इनके सबके साथ यही इशू बताया कि इन्होंने 3 महीने तक क्यों खामोश है और 3 महीने के बाद क्या वजह हुई कि इन्हें अचानक याद आया और वो पुलिस स्टेशन पे गए और अपना फेस स्टेटमेंट दिए। एक बड़ा इशू जो कि जजमेंट ने नोट किया है, जो कि पूरे इन्वेस्टिगेशन को संदिग्ध बनाता है, सस्पिशियस करता है, कि एटीएस ने उन लोगों को एक कोर्ट में नहीं पेश किया जो लोग उस ट्रेन में इंजर्ड हुए थे। ट्रेन ब्लास्ट में 6 ऐसे पैसेंजर थे जो इंजर्ड हुए थे और उन्होंने ट्रेन ब्लास्ट के फौरन बाद कुछ दिन बाद ही पुलिस में अपना स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने एक स्केच भी, पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया था सस्पेक्ट का पुलिस को कि उन्हें इन लोगों पे संदिग्ध होता है, शक था। उन 6 लोगों को, उन 6 पैसेंजर्स को पुलिस ने, एटीएस ने कोर्ट में नहीं पेश किया और ना ही उसको पहचान करने के लिए, इन अक्यूज को पहचान करने के लिए इन सारे 6 पैसेंजर्स को पेश नहीं किया। हालांकि ये 6 पैसेंजर्स अक्यूज को अच्छी तरीके से पहचान सकते थे, क्योंकि इन्होंने क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी दिया था और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इन्होंने फौरन अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया था। इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद पुलिस के पास स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया था। लेकिन एटीएस ने इन 6 लोगों को कोर्ट में एज ए विटनेस पेश नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा इशू था इन्वेस्टिगेशन के साथ, खासकर ये पूरे मामले को संदिग्ध बताता है। एटीएस का इंटेंशन को संदिग्ध बताता है कि क्यों नहीं जो लोग उस इंसिडेंट के आई विटनेस थे उनको पेश किया, क्यों नहीं जो इंजर्ड हुए थे, क्यों नहीं जिन्होंने अक्यूज का डिस्क्रिप्शन दिया था पुलिस को फौरन बाद, उनको कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया, उनको भी जो अक्यूज को पहचान करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। पुलिस ने उन्हें एग्जामाइन तो किया था, लेकिन उनको अक्यूज को पहचान करने के लिए नहीं बुलाया था। अक्यूज को वो अच्छे तरीके से पहचान लेते क्योंकि उनके पास पूरा डिस्क्रिप्शन था, उनके जहन में पूरा डिस्क्रिप्शन था। लेकिन वो लोग जो 3 महीने बाद आए और अपना स्टेटमेंट दिया पुलिस को, उनको पुलिस ने कोर्ट में
कोर्ट में पहचान करने के लिए बुलाया था। इसकी वजह से कोर्ट ने के इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज किया, और ये जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, जो आम आदमी भी इससे समझ सकता है कि जो उस ट्रेन में जो लोग इंजर्ड हुए थे, जख्मी हुए थे, और जो लोगों ने पुलिस को बाज़ाब्ता हेल्प डिस्क्रिप्शन बनाने में, स्केच बनाने में अक्यूज्ड का हेल्प किया था उस वक्त फौरन बाद, उनको कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया। इसका मतलब ऐसा लगता है कि एटीएस का पूरा इंटेंशन सही नहीं था, खासकर वो सही अक्यूज्ड को, जो रियल परपेट्रेटर से, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। ये एक बड़ा इशू था इन्वेस्टिगेशन के साथ। और दूसरा जो विटनेस पेश किया है इन्होंने, वो था रिकवरीज का। रिकवरीज के बाद रिकवरीज के बारे में, जो रिकवरीज, आरडीएक्स रिकवरीज, कुछ बुक्स रिकवरीज हुए, कुकर रिकवर किए गए, इन सब के बारे में पहली बुनियादी बात ये कही है कि ये इन सबको जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से इसको सील नहीं किया गया था। और सील करने के जब इन्हें रिकवर किया गया था, इन्हें सील नहीं किया गया। सील नहीं होने की वजह से इनको टेम्पर करने की आशंका होती है। जब रिकवर किया गया, जब तक इनको टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया, उस दरमियान उसे सील नहीं किया गया था। तो ये सील नहीं होने की वजह से कोर्ट ने इस पे आशंका जताई है कि ये रिकवरीज को टेम्पर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने, क्योंकि जो रूल और रेगुलेशन है रिकवरीज को सील करने का, उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए इस एविडेंस को भी अनएक्सेप्टेबल बताया है। और तीसरा एविडेंस जो एटीएस ने प्रेजेंट किया है इन सारे एक्यूज के खिलाफ, वो था कन्फेशनल स्टेटमेंट। कोर्ट ने इनके बारे में बताया है कि जो एटीएस ने, पुलिस ने इन अक्यूज को बुरी तरीके से, इनह्यूमन तरीके से, बार्बरिक तरीके से टॉर्चर किया था, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट निकालने के लिए। कोई भी शख्स, किसी को भी अगर बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, तो वो उनको मजबूर होना पड़ेगा वैसा स्टेटमेंट देने के लिए जो कि पुलिस कहना चाहे। तो टॉर्चर के थ्रू स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट किया गया, तो इस वजह से ये रिलायबल नहीं है। दूसरे रूल और रेगुलेशन जो है वो भी फॉलो नहीं किए थे एटीएस ने स्टेटमेंट लेने के लिए। उसमें दूसरा एक बड़ा स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया कि ये सारे, इनमें से ज्यादातर स्टेटमेंट एक दूसरे से सेम हूबहू एक थे। सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है इनके वर्बटिम, शब्द बाय शब्द, लफ्ज बाय लफ्ज एक थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी शख्स एक जैसा स्टेटमेंट, एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हुए दे? यह हो सकता है कि वो एक ही बात कहें, लेकिन उसके अल्फाज दो से हो सकते हैं, सेंटेंस दो से हो सकते हैं, लेकिन वहां सेंटेंस भी हूबहू था और अल्फाज भी हूबहू था। वर्ड्स बाय वर्ड्स सेम थे। इसके वजह से भी हाई कोर्ट ने इन एविडेंस पर रिलाई नहीं किया। और चौथा, एक बड़ी चीज जो प्रॉब्लम, जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, पूरे एटीएस के, खासकर एटीएस के इंटेंशन को सस्पेक्ट बनाता है, सस्पिशियस बनाता है, वो ये कि एटीएस ने इन अक्यूज के कॉल डाटा रिकॉर्ड को पेश नहीं किया कोर्ट में। कॉल डाटा मांगने पर भी जो डिफेंस के लॉयर थे, जो इन अक्यूज के लॉयर थे, उन्होंने कॉल डाटा रिकॉर्ड भी मांगा, क्योंकि कॉल डाटा रिकॉर्ड से पता चलेगा कि अक्यूज जो घटना होते वक्त कहाँ था, किससे बात करता था, किससे इनका कनेक्शन था। ये सारे चीज कॉल डाटा रिकॉर्ड से प्रूफ किए जा सकते थे। लेकिन एटीएस ने न सिर्फ कॉल डाटा रिकॉर्ड पेश करने से इनकार किया, बल्कि
जो डिफेंस के लॉयर है, जो अक्यूज के लॉयर थे, जो इन सारे लोगों के लॉयर थे, इन्होंने कोशिश की कि ये कॉल डाटा रिकॉर्ड को प्रेजेंट किया जा सके, तो इन्होंने इसमें भी अड़ंगा डाला है। बाज़ाब्ते जो डिपार्टमेंट से, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ये कॉल रिकॉर्ड देते हैं, उनके जरिए से मना भी कर रुकवाया कॉल डाटा रिकॉर्ड प्रेजेंट करने से, देने से, और इन कॉल डाटा रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्हें मिला था कॉल डाटा, इनके पास था, पुलिस के पास कॉल डाटा रिकॉर्ड इन सारे अक्यूज्ड के थे, लेकिन पुलिस ने इन कॉल डाटा रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसका कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दिया कोर्ट में कि ये क्यों इन्होंने कॉल डाटा रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया था, क्यों नहीं कॉल डाटा रिकॉर्ड को इन्होंने कोर्ट में पेश किया। पुलिस ऑफिसर्स ने सिर्फ इतना बताया कि क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि कॉल डाटा रिकॉर्ड एविडेंस के लायक है, इसलिए इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और इन्होंने पेश नहीं किया। ये कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि कॉल डाटा रिकॉर्ड एक क्रेडिबल एविडेंस माना जाता है, जिसके वजह से भी कोर्ट ने एक एडवर्स इन्फ्रेंस किया, मतलब एक निगेटिव अनुमान लगाया इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इन्वेस्टिगेशन सही रास्ते नहीं जा रहा था। ये सब सिर्फ न इन्वेस्टिगेशन नहीं जा रहा था, बल्कि ये महाराष्ट्र एटीएस के इंटेंशन को भी दर्शाता है। ये दोनों चीज लगता है कि महाराष्ट्र एटीएस जो है असल कल्प्रिट है, उन तक पहुंचना नहीं चाहते थे। दो एविडेंस इसमें बहुत ही क्रूशियल है, जो ये दिखाता है कि महाराष्ट्र एटीएस जो है अगर असल कल्प्रिट्स इस बम ब्लास्ट के थे, उन तक पहुंचना नहीं चाहते थे। पहला जो एविडेंस है वो ये कि इन्होंने जो इंजर्ड पेशेंट थे, जिन्होंने पुलिस को ब्लास्ट के फौरन बाद स्टेटमेंट दिए थे और उसके साथ साथ स्केच भी बना के दिए थे कि उन्हें ये सस्पेक्ट लगते हैं। और एक दुकानदार है जिन्होंने बताया कि उसकी दुकान से कुछ लोग बहुत सारे कुकर खरीद के लाए थे, क्योंकि इस ब्लास्ट का ताल्लुक कुकर से भी था, तो उनको भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया। उनको भी अक्यूज्ड को पहचानने के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये क्या दर्शाता है, एटीएस के क्या इंटेंशन दर्शाता है? कौन लोग अक्यूज्ड को ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो लोग जो उन्होंने देखा, उनका स्केच बना के दिया और उनका पुलिस को फौरन स्टेटमेंट दिया, या वो लोग जो 3 महीने बाद अचानक आए और कहे कि हाँ वो उन्होंने देखा है। ये दोनों में से वही लोग सही एक्यूज्ड को पहचान सकते हैं, जो कि ट्रेन पे इंजर्ड हुए थे और उनको पूरा उनके जहन में डिस्क्रिप्शन था। दूसरा, एटीएस ने कॉल डाटा रिकॉर्ड क्यों डिस्ट्रॉय किया? कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है वो हर चीज, एक आदमी के हर चीज का प्रूफ दे सकता है कि वो उस वक्त कहां पे था, क्या किससे बात करता था, क्या बात करता था। इसको एटीएस ने क्यों डिस्ट्रॉय किया? इसका मतलब यह है कि एटीएस ने जो सही कल्प्रिट है उसको नहीं पकड़ना चाहते थे, बल्कि इन 12 लोगों को फंसाना चाहते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कोर्ट ने सीवियरली क्रिटिसाइज किया कि क्या एटीएस ने क्यों कॉल डाटा रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया। कॉल डाटा रिकॉर्ड से, हालांकि एटीएस ये क्लेम करती है, ये बताती है कि इन सारे एक्यूज ने, ये 12 लोगों ने अपने मैसेज, एक दूसरे को मैसेज भेजा है, इससे इन दूसरे का ताल्लुक है। कुछ मैसेज की वजह से ये दोनों को, इन दोनों का ताल्लुक है और इन दोनों ने एक मैसेज को भी पूरी इन्वेस्टिगेशन में अपना रिकॉर्ड का, अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है। तो जब मैं मोबाइल के मैसेज को जब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया, तो फिर कॉल डाटा रिकॉर्ड को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया? ये एक बड़ा संदिग्ध सवाल जो खड़ा करता है एटीएस के पूरे इंटेंशन पे, महाराष्ट्र एटीएस के इंटेंशन पे,
कि ये क्या मासूम लोगों को फंसाना चाहते थे, या ये अपने सही जो असल कल्प्रिट है उनको गिरफ्तार करना चाहते थे। इस सारे सबूतों की वजह से हाई कोर्ट ने इन इन 11 लोगों को, 11 मुसलमान को अपने तमाम इल्जामात से, तमाम चार्जेस से बरी कर दिया, और ये लोग 19 साल जेल में रहे ऐसे क्राइम के लिए जो इन्होंने कमिट किया ही नहीं।